हेलो दोस्तों, हिंदी की बिंदी चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए हिंदी साहित्य की गद्य विधाएँ ये टॉपिक मैं लेकर आई हूँ। तो पिछले वीडियो में मैंने आप सभी को हिंदी साहित्य की प्रमुख गद्य विधाओं को पढ़ाया था, जिसके अंतर्गत आप सभी ने उपन्यास, नाटक, निबंध, एकांकी, आलोचना आदि के बारे में जाना, क्योंकि ये सभी जो है हिंदी साहित्य की प्रमुख विधाओं के अंतर्गत आते हैं। आज हम हिंदी साहित्य की गौण विधाएँ, अब ये गौण विधाएँ क्या होती है, तो जिसके अंतर्गत आप जीवनी, यात्रा वृत्तांत, आत्मकथा, साक्षात्कार, रेखा चित्र आदि के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहला जो टॉपिक है वो है जीवनी। तो जीवनी क्या होती है? तो किसी महापुरुष या प्रसिद्ध व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उनके कार्यकलापों आदि का वर्णन आत्मीयता के साथ वर्णन जिस गद्य विधा में किया जाता है, यानी कि आपने किसी महापुरुष या किसी भी प्रसिद्ध व्यक्ति के बारे में, उसके जीवन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं, उनके कार्यकलाप, उनका व्यवहार आदि के बारे में जब आप अपनी आत्मीयता ढंग से उनका वर्णन करते हैं कि वो महापुरुष किस प्रकार के थे, तो उसको हम जीवनी कहते हैं। जीवनी साहित्य की एक महत्वपूर्ण विधा है, जिसमें किसी महापुरुष या फिर किसी विख्यात व्यक्ति के जीवन की घटनाओं, उसके कार्यकलापों, उसके अन्य गुणों का आत्मीयता, औपचारिकता तथा गंभीरता के साथ व्यवस्थित रूप से वर्णन किया जाता है। इसमें व्यक्ति विशेष के जीवन की छोटी से छोटी बात तथा बड़ी से बड़ी बात का इस प्रकार से वर्णन किया जाता है कि पाठक उसके अंतरंग जीवन से परिचित ही नहीं होता, वरन तादात्म्य स्थापित कर लेता है। यानी कि अगर मैं बात करूँ, देखिए, आप सभी ने प्रेमचंद की जीवनी पढ़ी। अब आपको पता है कि जब आपने वो पढ़ा, यानी अगर मैं बात करूं कि पिछले वीडियो में मैंने कुछ समय पहले बनाई थी, हालांकि ये प्रेमचंद घर में, जो कि शिवरानी देवी के द्वारा लिखा गया है। तो जब इसको पढ़ रहे थे तो वाकई लग रहा था कि स्वयं हमने वो चीज़ें देखी हो या ऐसा महसूस हो। तो इस प्रकार से उन चीज़ों का वर्णन जो है लेखक के द्वारा किया जाता है कि लगता है कि कुछ ऐसा संबंध हमारे साथ भी है। जीवनीकार जीवन में प्रायः उन स्थलों पर विशेष बल देता है जिनके द्वारा पाठक प्रेरणा ग्रहण कर अपने जीवन को अधिक उन्नतिशील बनाने में समर्थ हो सके। जीवनी का प्रामाणिक होना आवश्यक है, और यह तभी संभव है जब जीवनीकार को उस व्यक्ति के जीवन के विभिन्न स्वरूपों, तथ्यों तथा घटनाओं का पूर्ण ज्ञान हो। तो ऐसा नहीं है कि आपने कुछ भी पढ़ा और लिख दिया। आपको जब पूरी की पूरी उस व्यक्ति के बारे में सब कुछ जानकारी हो, तभी आप उसको लिखते हैं। जीवनी में एक ओर तो इतिहास जैसी प्रामाणिकता एवं तथ्य पूर्णता होती है, तथा दूसरी ओर वह साहित्यिकता के तत्वों से पूर्ण होते हैं, यानी इसमें साहित्यिकता के तत्व भी मिले होते हैं। हिंदी के जीवनी साहित्य को समृद्ध बनाने में बाबू गुलाब राय, रामनाथ सुमन, डॉक्टर रामविलास शर्मा तथा अमृत राय उल्लेखनीय है। अब आत्मकथा क्या होती है? तो आत्मकथा में लेखक स्वयं अपने जीवन यात्रा पूरी आत्मीयता से व्यवस्थित रूप से पाठक के सम्मुख रखता है। आत्मकथा यानी स्वयं की कथा। तो जब कोई भी लेखक स्वयं अपने जीवन की कोई भी बात होगी, अपने पूरे जीवन यात्रा की, उसने जीवन में क्या क्या चीज़ें की, तो इसको जब लोगों के सामने रखता है तो वो आत्मकथा कहलाती है। आत्मकथा विधा भी जीवनी के समान ही लोकप्रिय है। इसका लेखक स्वयं अपने जीवन की कथा को पाठक के समक्ष आत्मीयता के साथ रखता है। तो देखिए, जीवनी में कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरे के जीवन के बारे में बताता है। जैसे कि अगर हमने भारतेंदु का जीवन वृत्त बताया, या फिर किसी अन्य महापुरुष का, रख ले प्रेमचंद का जीवन वृत्त बताया, तो वो हो गया। लेकिन आत्मकथा जब मैं आपको अगर अपनी कहानी बताऊंगी कि मैंने अपना जीवन जो है किस प्रकार व्यतीत किया, तो वो आत्मकथा कहलाती है। यह संस्मरणात्मक भी होती है। लेखक अपने जीवन की विभिन्न परिस्थितियों तथा दशाओं में अपने मानसिक एवं भावात्मक विकास की कहानी कहता है। उसका यह वर्णन उसके जीवन काल की पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में होता है। वह अपने जीवन में घटित हुई महत्वपूर्ण तथा मार्मिक घटनाओं
क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत नहीं करता, वरन अपने जीवन में पड़े हुए विभिन्न प्रभावों का भी उल्लेख करता चलता है। इसमें लेखक अपने जीवन की महत्वपूर्ण ऐतिहासिक एवं सामाजिक घटनाओं पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तथा यह भी बताता है कि अपने समय की विचारधारा में उसने क्या निजी योगदान दिया है। महापुरुषों द्वारा लिखी हुई आत्मकथाएं पाठकों का मार्ग प्रदर्शन करती है और उन्हें प्रेरणा देती है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की आत्मकथा इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण कृति है। साहित्यिक आत्मकथाओं में बच्चन और उग्र की कृतियां उल्लेखनीय हैं। तो बच्चन जी की आत्मकथाएं 4 भागों में संकलित हैं। वहीं पे पांडेबेचन शर्मा उग्र की अपनी खबर, ये सभी आपने पढ़ी है। चलिए अब बात करते हैं यात्रा साहित्य की। तो यह साहित्य की एक रोचक तथा मनोरंजन प्रधान विधा है। इसमें लेखक विशेष स्थलों की यात्रा का सरस तथा सुंदर वर्णन इस दृष्टि से करता है कि जो पाठक उन स्थलों की यात्रा करने में समर्थ ना हो, वे उसका मानसिक आनंद उठा सके और घर बैठे ही उन स्थलों के प्राकृतिक दृश्यों, वहाँ के निवासियों के आचार विचार, खान पान, रहन सहन आदि से परिचित हो सके। इस विधा का यह लक्ष्य रहता है कि लेखक यात्रा में प्राप्त किए हुए आनंद तथा ज्ञान को पाठकों तक पहुंचा सके। यह विधा आत्मपरक, अनौपचारिक, संस्मरणात्मक तथा मनोरंजक होती है। इसकी सफलता लेखक के निरीक्षण तथा उसकी वर्णन शैली के सौष्ठव एवं सौंदर्य पर अधिक निर्भर करती है। इसमें लेखक अपनी यात्रा की कठिनाई, संबंधों तथा उपलब्धियों का रोचक विवरण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत करता है। यात्रा वृत्त के साहित्यिक रूप का विकास भारतेंदु जी के आविर्भाव के साथ यानी भारतेंदु युग से ही शुरू हुआ। भारतेंदु जी की अगर बात करें तो सरयू पार की यात्रा जो है इनका यात्रा वृत्तांत है। कवि वचन सुधा के 1871 से 1879 ईस्वी तक के अंक में भारतेंदु जी ने विविध यात्रा वृत्त जो है अपनी प्रस्तुत की है। भारतेंदु द्वारा रचित सरयू पार की यात्रा हिंदी का प्रथम यात्रा वृत्त माना जाता है। यात्रा साहित्य की रचना की दृष्टि से राहुल सांकृत्यायन, अज्ञेय, देवेंद्र सत्यार्थी, डॉक्टर नगेंद्र, यशपाल और विनय मोहन शर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय है। संस्मरण की बात करते हैं हम। संस्मरण क्या होते हैं? तो संस्मरण में लेखक अपने अनुभव की वस्तु, व्यक्ति तथा घटना का विवरण अपनी स्मृति के आधार पर करता है। यानी कि कोई भी वस्तु उसने देखी और उससे उसको क्या अनुभव किया, उसको याद करके उसने जो घटनाएं लिखी वो संस्मरण कहलाती है। संस्मरण का अर्थ होता है सम्यक स्मरण, यानी कि संस्मरण में लेखक स्वयं अनुभव की हुई किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना का आत्मीयता एवं कलात्मकता के साथ विवरण प्रस्तुत करता है। इसका संबंध प्रायः महापुरुषों से होता है। इसमें लेखक अपनी अपेक्षा उस व्यक्ति को अधिक महत्व देता है जिसका वह संस्मरण लिखता है। इसमें किसी विशिष्ट व्यक्ति का स्वरूप, आकार, प्रकार, रूप, रंग, स्वभाव, भाव, भंगिमा, व्यवहार, जीवन के प्रति दृष्टिकोण और अन्य व्यक्तियों के साथ संबंध, बातचीत आदि का सभी बातों का विश्वसनीय रूप से आत्मीयता के साथ वर्णन करता है। जैसे कि अगर बात करें महादेवी वर्मा कृत ठकुरी बाबा की, तो ठकुरी बाबा का रूप, रंग, चित्र, कद काठी सभी का विवरण लेखिका के द्वारा किया गया है। रेखा चित्र में किसी के चरित्र का कलात्मक चित्र प्रस्तुत किया जाता है, किंतु संस्मरण में किसी के चरित्र का यथातथ्य रूप प्रदर्शित किया जाता है। सन 1907 ईस्वी में बाबू बाल मुकुंद गुप्त ने पंडित प्रताप नारायण मिश्र के संस्मरण लिखकर इस विधा का सूत्रपात किया। हिंदी के प्रमुख संस्मरण लेखकों में श्री नारायण चतुर्वेदी, बनारसी दास चतुर्वेदी और पद्म सिंह शर्मा का नाम उल्लेखनीय है। रेखा चित्र की बात कर लें तो रेखा चित्र में शब्दों की कलात्मक रेखाओं द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु तथा घटना के बाह्य और आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र अंकित किया जाता है, उसको हम रेखा चित्र, यानी कि जो शब्द चित्र किसी का प्रस्तुत किया जाता है उसको रेखा चित्र कहा जाता है। रेखा चित्र शब्द अंग्रेजी के स्केच शब्द का अनुवाद है तथा 2 शब्दों रेखा और चित्र के योग से बना है। इसमें शब्दों की कलात्मक रेखाओं के द्वारा किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा घटना के बाह्य तथा आंतरिक स्वरूप का शब्द चित्र इस प्रकार प्रस्तुत किया जाता है कि पाठक के हृदय में उसका सजीव तथा यथार्थ चित्र जो है
अंकित हो जाए। रेखा चित्र में चित्रकला तथा साहित्य का सुंदर सामंजस्य दिखाई देता है। जिस प्रकार चित्रकार तूलिका तथा रंगों के माध्यम से किसी चित्र का निर्माण करता है, उसी प्रकार जो रेखा चित्रकार होता है वो शब्दों के द्वारा ऐसा भावपूर्ण चित्र प्रस्तुत करता है जो वास्तविक संवेदना को मूर्त रूप प्रदान करने में सफल होता है। रेखा चित्रकार शब्द शिल्पी होता है और चुने हुए शब्दों एवं विशिष्ट वाक्यों के द्वारा एक काल्पनिक किंतु सजीव चित्र प्रस्तुत करता है। इसमें लेखक की अनुभूति जो है यथार्थ रूप से हमारे सामने आती है। सफल रेखा चित्रों की रचना के लिए सूक्ष्म पर्यवेक्षण, विचार तत्व, भावना और कल्पना की आवश्यकता होती है। प्रस्तुत रेखा चित्र कहानी तथा निबंध के बीच की विधा है। तो कहानी और निबंध के बीच की विधा जो है वह रेखा चित्र कहलाती है, किंतु तात्विक रूप में यह दोनों से भिन्न है और इसकी अपनी ही एक विशिष्ट कला है। निबंध तथा रेखा चित्र में कल्पना, अनुभूति, शब्द, व्यंजना, प्रतीक आदि का समावेश होता है, परंतु इनका प्रयोग जो है रेखा चित्र में अधिक देखने को मिलता है। रेखा चित्र का आकार भी जो है निबंध से छोटा होता है। कुछ विद्वान पद्म सिंह शर्मा को रेखा चित्र का जनक मानते हैं, लेकिन स्वतंत्र रूप से रेखा चित्र नाम से इसका श्री गणेश, श्री राम शर्मा को है। महादेवी वर्मा, अमृत राय, प्रकाश चंद्र गुप्त आदि ने भी अच्छे रेखा चित्रों का सृजन किया है। अब बात करते हैं गद्य काव्य की। तो गद्य काव्य गद्य तथा काव्य के बीच की विधा है। इसमें गद्य के माध्यम से किसी भावपूर्ण विषय की काव्यात्मक अभिव्यक्ति होती है। इसका गद्य भी सामान्य गद्य से अधिक सरस, भावात्मक, अलंकृत, संवेदनात्मक तथा संगीतात्मक होता है। इसमें लेखक क्या करता है, तो हृदय की संवेदना की अभिव्यक्ति इस प्रकार करता है कि पाठक जो है उसको पढ़ के रसमय हो जाता है। इसमें विचारों की अभिव्यक्ति ही अपेक्षा भावों की सरस अभिव्यक्ति की ओर लेखक का ध्यान अधिक रहता है। यह निबंध की अपेक्षा संक्षिप्त होता है, व्यक्तिक होता है तथा एक तथ्यतल यह होता है। इसका ध्येय प्रायः निश्चित होता है और इसमें एक ही केंद्रीय भाव की प्रधानता होती है। इसमें शैली प्रायः चमत्कारपूर्ण एवं कवित्वपूर्ण होती है तथा विचारों का भी इसमें समावेश भावों के रूप से ही होता है। राय कृष्ण दास ने हिंदी में गद्य काव्य का श्री गणेश करने वाले कवि माने जाते हैं। साधना, छायापथ और प्रवाल इनकी लोकप्रिय काव्यात्मक रचनाएं हैं। गद्य काव्य के लेखकों में योगी हरि, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामकुमार वर्मा, वृंदावन लाल वर्मा तथा त्रिलोचन शास्त्री का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। आगे बात करेंगे पत्र साहित्य की। तो रचनाशील व्यक्ति द्वारा लिखे गए पत्र जिनमें समग्र मानव समाज के हित की बात लिखी होती है, वे साहित्यिक दृष्टि से मूल्यवान हो जाते हैं। वही पत्र साहित्य की कोटि में आते हैं। यानी कि इसमें हम कह सकते हैं कि पत्र क्या होता है, एक दूसरे को पत्र देना। और साहित्यिक दृष्टि में जब बात करते हैं कि दो व्यक्ति यानी रचनाशील जो रचना करते हैं, तो जब उनकी चर्चाएं भी होती है तो वो उसी टॉपिक पे होती है जो समग्र समाज के लिए आवश्यक हो। तो जो समाज के लिए आवश्यक है, मूल्यवान है, वो उसी प्रकार से पत्र भी उनका उसी प्रकार से होता है। तो ये पत्र साहित्य की श्रेणी में आता है। पत्रों के द्वारा किसी व्यक्ति से संबंध बनाकर किसी विषय पर जो लिपिबद्ध वार्तालाप प्रारंभ किया जाता है, उसका संपूर्ण संकलित रूप पत्र साहित्य कहलाता है। इसमें लेखक किसी व्यक्ति को पत्र लिखकर किसी विषय पर उसके विचारों को जानना चाहता है। इसका उत्तर प्राप्त होने पर वह उस उत्तर का विश्लेषण करता है और फिर पत्र लिखकर विभिन्न उत्पन्न शंकाओं का समाधान करना चाहता है। जैसे कि उदाहरण दूं तो निराला के पत्र जो कि जानकी वल्लभ शास्त्री को लिखे गए हैं। तो जानकी वल्लभ शास्त्री और निराला के बीच जो पत्रों का संवाद है वो निराला के पत्र नाम से जानकी वल्लभ शास्त्री जी का आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। इस प्रकार एक बहस चल पड़ती है। इस बहस का रूप पत्रों में लिपिबद्ध हो जाता है
और जब यह बहस पूर्ण हो जाती है तो दोनों ओर के पत्रों के उस संकलन को पत्र साहित्य कहा जाता है। और इसी प्रकार से जो है प्रेमचंद के और उनके मित्र दयानारायण निगम के साथ पत्र का संकलन है, और इसके अलावा अन्य मित्रों के साथ जो है, अन्य साहित्यकारों के साथ जो है पत्रों का संकलन भी है। हिंदी में पहला पत्र साहित्य सन 1904 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। इसे महर्षि दयानंद सरस्वती के शिष्य महात्मा मुंशी राम ने प्रकाशित करवाया। यह ग्रंथ महर्षि दयानंद सरस्वती के पत्रों का संकलन है। हिंदी में अभी भी पत्र साहित्य कम ही प्रकाशित हुए हैं। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने पत्र साहित्य की एक विशिष्ट पहचान बनाई। प्रेमचंद, पद्म सिंह शर्मा और बनारसी दास चतुर्वेदी के कुछ पत्रों के संकलन प्रकाशित हुए हैं। रामविलास शर्मा का मित्र संवाद और नेमी चंद जैन का पाया तुम्हारा पत्र साहित्य की उल्लेखनीय कृतियां हैं। बाल मुकुंद गुप्त का शिव शंभू का चिट्ठा अपनी व्यंग्य परक शैली के लिए विख्यात है। वहीं पे बात करें विशंबर नाथ शर्मा कौशिक ने भी दुबे जी के नाम से चिट्ठा लिखा था। चलिए अब अगले विधा की बात करें तो वो है रिपोर्ताज। तो रिपोर्ताज यानी हम रिपोर्ट कह सकते हैं। तो रिपोर्ताज फ्रांसीसी भाषा का शब्द है। इसका अर्थ रोचक और भावात्मक होता है। यह कलात्मक साहित्यिक विधा है। आंखों देखी घटना पर ही रिपोर्ताज लिखा जा सकता है। मान लीजिए आप कहीं बाज़ार जाते हैं, बाज़ार में आपने देखा कि कोई बहुत ही सुंदर दृश्य आपने देखा और उसका आके वर्णन जब करते हैं तो यही साहित्य की दृष्टि में जो है रिपोर्ताज कहलाता है। जैसे अब साहित्य जो कोई रचनाकार है वो जब किसी रचना के बारे में किसी भी दृश्य का अंकन जब अपने साहित्य में लिपिबद्ध तरीके से करता है तो ये रिपोर्ताज की श्रेणी में आता है। रिपोर्ताज मूलतः फ्रांसीसी भाषा का शब्द है और अंग्रेजी के रिपोर्ट शब्द का पर्यायवाची है तथा साहित्यिक नाम है। रिपोर्ताज में किसी घटना का इस प्रकार वर्णन किया जाता है कि पाठक उससे प्रभावित हो जाता है। रिपोर्ताज के लेखक को अपने वर्ण विषय का पूर्ण ज्ञान होता है। वह इस प्रकार लिखता है कि वह जो कुछ लिख रहा है मानो उसका आंखों देखा ही हो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण घटनाओं तथा पाठकों की विशिष्टताओं का निजी सूक्ष्म निरीक्षण के आधार पर मनोवैज्ञानिक विवेचन एवं विश्लेषण होता है। रिपोर्ताज शैली विवरणात्मक तथा वर्णनात्मक होती है, जिसमें सरलता, रोचकता, आत्मीयता एवं प्रभावपूर्णता का विशेष महत्व होता है। इसमें लेखक प्रतिपाद्य विषय को सरसता तथा सरलता से पाठक का हृदयंगम कराने में सफल होता है। पत्रकारिता के गुणों से संपन्न रिपोर्ताज का लेखक इसमें अधिक सफल होता है। हिंदी में इस विधा का सूत्रपात बंगाल के भयानक अकाल 1943 ईस्वी से माना जाता है। यानी इसकी शुरुआत जो है बंगाल के भयानक अकाल के वर्णन से मानी जाती है। डॉक्टर रांगे राघव स्वयं अकालग्रस्त बंगाल में गए और वहां से जो समाचार भेजे गए उन्होंने रिपोर्ताज का रूप धारण कर लिया और इनके रिपोर्ताज का नाम जो है तूफानों के बीच नाम से प्रकाशित है। तो वहीं कुछ विद्वान जो है शिवदान सिंह चौहान कृत लक्ष्मीपुरा 1938 ईस्वी को हिंदी का पहला रिपोर्ताज मानते हैं। बाद में विष्णु प्रभाकर, प्रकाश चंद्र गुप्त, प्रभाकर माचवे आदि ने कुछ अच्छे रिपोर्ताज लिखे हैं। चलिए अब डायरी शैली क्या है। तो दैनिक जीवन में अनेक ऐसी घटनाएं घटित होती है जो हमारे मन को प्रभावित करती है। कुछ घटनाएं हमें हर्षमग्न कर देती है और कुछ जो है दुखी, कुछ स्फूर्ति से भर देती है, तो कुछ मन को खिन्न कर देती है। यानी दिन भर जो भी जीवन चल रहा है हमारी, उसके अनुसार हमारा मन जो है होता है। तो जब कोई व्यक्ति अपने मन पर पड़े इन प्रभावों को संक्षेप रूप में लिखता है और उस पर अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है तो वह डायरी ही लिख रहा होता है। डायरी में दिनांक और स्थान का भी उल्लेख रहता है। इस प्रकार डायरी जो है वह विधा है जिसमें लेखक अपने जीवन के महत्वपूर्ण प्रसंगों को प्रतिदिन अंकित करता है। हिंदी में इसकी शुरुआत की बात करें तो 1930 के आसपास माना जाता है। नरवेद शास्त्री को वेद तीर्थ को
नरवेद शास्त्री वेद तीर्थ को प्रथम डायरी लेखक माना जाता है। इनकी डायरी नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ की जेल डायरी के प्रकाशन के साथ ही हिंदी में डायरी लेखन कला की शुरुआत हुई। हिंदी में स्वतंत्र रूप से डायरियाँ बहुत कम लिखी गई है और इस क्षेत्र में जो पहला नाम आता है वो है घनश्याम दास बिरला का डायरी के पन्ने, डॉक्टर धीरेन्द्र वर्मा कृत मेरी कॉलेज डायरी और सुंदरलाल त्रिपाठी द्वारा लिखित दैनंदिनी जैसी कुछ गिनी चुनी रचनाएं ही उपलब्ध हैं। अन्य लेखकों में लक्ष्मीकांत वर्मा, नरेश मेहता, अजीत कुमार, प्रभाकर माचवे ने कलात्मक डायरियां लिखी है। आगे बात करते हैं भेंट वार्ता की। तो व्यक्ति अपने जीवन काल में अनेक महत्वपूर्ण व्यक्तियों से मिला करता है। भेंट वार्ता यानी कि साक्षात्कार सामान्यतः महान दार्शनिक, राजनीतिक, वैज्ञानिक, साहित्यकार, कलाकार, संगीतज्ञ आदि से जब भेंट की जाती है तो उनसे क्या होता है, कुछ प्रश्न पूछा जाता है तथा वे लोग अपने ज्ञान और विचारों के अनुसार उनके उत्तर देते हैं। जब इन प्रश्नों और उत्तरों को व्यवस्थित ढंग से लिखा जाता है तो उसे भेंट वार्ता यानी कि साक्षात्कार कहते हैं। भेंट वार्ता वास्तविक भी होती है और काल्पनिक भी। भेंट वार्ता में नाटकीयता आवश्यक है। सामान्यतः भेंट वार्ता जो है वो प्रश्नोत्तर शैली में लिखी जाती है। पत्रकारिता में भेंट वार्ता का महत्व दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। इसे जो है साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है। जिस व्यक्ति से भेंट की जाती है उसके स्वभाव, रुचि, कार्यकुशलता, बुद्धि तथा अपनी उत्सुकता आदि का उल्लेख करके उसके संपूर्ण व्यक्तित्व का अंकन इस विधा के अंतर्गत किया जाता है। तो निराला जी से भेंट जो है उसका भी अंकन आपने देखा होगा कि बनारसी दास कृत है प्रेमचंद के साथ 2 दिन, तो उसमें उन्होंने जो है प्रश्नोत्तर शैली यही साक्षात्कार जो है प्रेमचंद जी का लिया गया है। तो यहाँ मैं कुछ उदाहरण भी साथ साथ देती चली गई। तो ये थे हिंदी साहित्य की गौण विधाएं। तो आपने प्रमुख विधाएं देख ली और आज के वीडियो में आपने गौण विधाएं देख ली। दोनों ही वीडियो आपको मिल जाएंगे तो आप सभी देखते चले जाइएगा। ये टीजीटी से संबंधित थी और कोई भी विषय जो आप चाहते हैं वो भी कमेंट बॉक्स में करिएगा। हम कंटिन्यू जो है सारे टॉपिक्स कवर करते चलेंगे। धन्यवाद।